नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे औरंगजेब ने। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक औरंगजेब ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दोस्तों, बतानी है कि हिमालय पर्वत की श्रेणी पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे काराकोरम दर्रा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे काराकोरम दर्रा कहां पर है? तो आप लोग याद रखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो आप लोग याद रखेंगे रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। रेटिना को ही दृष्टि पटल भी कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के इसी भाग पर बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पारदर्शी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए। ऐसे पदार्थ जिसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाए, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। पारदर्शी कहा जाता है जिसे होकर के प्रकाश आसानी से पार हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है, इसे आप लोगों को अवश्य ही याद रखनी चाहिए। बतानी है कि हमारे नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि अभी हमने इसी क्लास में इसी वीडियो में पढ़ा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। तो अब बतानी है कि कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, वो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक 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 उल्टा और छोटा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने अवधि के लिए वैध होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अधिकतम 6 महीने के लिए। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश जो है दोस्तों ये 6 महीने के लिए क्या होता है? वैलिड होता है, वैध होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे। संविधान के आर्टिकल 213 यानी कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत दोस्तों इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग दोस्तों जो राज्यपाल हैं वो क्या कर सकते हैं? अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। और कितने माह तक वैध होता है? तो केवल 6 माह तक वैध होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट का। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जो कि कार्बन का एक अपरूप है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही एक अपरूप है और पेंसिल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है या किसकी सलाह लेते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री की। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। दोस्तों बतानी है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विपक्ष के द्वारा, यानी कि ऑपोजिशन के द्वारा। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विपक्ष के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा जाता है, ऑपोजिशन के द्वारा रखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दी थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आप लोग याद रखेंगे केपलर ने। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आप सभी याद रखेंगे केपलर ने प्रतिपादित किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे निकेल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? दोस्तों बतानी है कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक लोग काम करते हैं, कार्यरत हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कपड़ा उद्योग में। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, भारत का कौन सा उद्योग है जो सबसे अधिक रोजगार देता है दोस्तों? तो वो है कपड़ा उद्योग। सबसे अधिक लोग कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिसके प्रश्न होने वाले हैं जो नई भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आंतरिक अशांति के कारण भारतवर्ष में किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, जानना भी बहुत जरूरी है। बतानी है कि आंतरिक अशांति के कारण भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1975 ईस्वी में। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, 1975 ईस्वी में भारत में पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात इमरजेंसी लागू किया गया था। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। वो भी कब? जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वल्ब कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वल्ब, तो आप लोग याद रखेंगे ज्वालामुखी को। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वल्ब कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? दोस्तों बतानी है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखेंगे भूमध्य रेखा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये दोनों दोस्तों एक रेखा का नाम है, आप लोग याद रखेंगे। और यह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बराबर बांटती है। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप सभी याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? पीएच वैल्यू बतानी है दोस्तों, मानव रक्त का, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान। तो आप लोग याद रखेंगे 7.4। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, हमारे रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 7.4। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। आप लोग पीएच का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूर्ण रूप याद रखेंगे। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या मिला होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों सल्फोनेट। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सल्फोनेट मिला होता है किसमें? जो कपड़ा साफ होता है, जो बर्तन साफ होता है, वो डिटर्जेंट में, जिससे कपड़ा और बर्तन साफ होता है, उस डिटर्जेंट में क्या मिला होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों सल्फोनेट। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का क्या होता है? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो सिक्का ऊपर उठा हुआ है। तो बताने कि यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन याद रखेंगे दोस्तों। यहां पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन होगा कि अपवर्तन होगा। तो यहां पे दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि कोयले का वह कौन सा प्रकार है जिसमें जो कार्बन होता है इसकी अंश प्रतिशत ज़्यादा होती है, बतानी है। कोयले का वो प्रकार बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एंथ्रासाइट। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों यह कोयले का सर्वोत्तम किस्म माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, यानी कि कोयले का सुपर क्वालिटी एंथ्रासाइट को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिशत अंश जो कार्बन होता है वो अधिक होता है। आप लोग याद रखेंगे। बाकी जितने भी प्रकार के कोयले हैं उस प्रकार के कोयलों के अपेक्षा दोस्तों इसमें जो कार्बन होता है वो ज़्यादा होता है। तो एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयला होता है ये सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य किस्म का कोयला है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और सामान्य किस्म का जो कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सामान्य किस्म का जो कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस। सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस। क्योंकि दोस्तों जिस कोयले में जितनी कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी उसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा होगी। आप सब इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था यानी कि विशेष राज्य का दर्जा? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। आप सभी को पता होगा कि पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? बिल्कुल दोस्तों, अनुच्छेद 370 यही जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। क्योंकि दोस्तों इस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य को संवैधानिक विशेष राज्य की दर्जा दी जाती है। और ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से अब क्या हो गया है? समाप्त हो गया है अनुच्छेद 370। तो किस राज्य से संबंधित था? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी? भारत में दोस्तों बताने कि पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी, शुरू हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1959 ईस्वी में पहली बार, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। आप लोग याद रखेंगे किस राज्य में? तो राज्य भी आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। राजस्थान राज्य में दोस्तों सर्वप्रथम पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों बीबी का मकबरा, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है, जो औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे मगहर में, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मगहर जो कि वाराणसी के समीप है, निकट है, यहीं पर संत कबीर जी का जन्म हुआ था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। दोस्तों बताने कि नरसिंह मेहता कहाँ के एक प्रसिद्ध संत थे? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात राज्य के, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, नरसिंह मेहता गुजरात राज्य के एक प्रसिद्ध संत थे। आप लोग याद रखेंगे। आप लोग दोस्तों सुने होंगे एक लोकप्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। आप लोग बिल्कुल सुने होंगे, बहुत ही लोकप्रिय भजन है, वो नरसिंह मेहता जी के द्वारा ही लिखा गया भजन है। आप लोग याद रखेंगे कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात राज्य के प्रसिद्ध संत थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य, तो आप लोग याद रखेंगे शंकर देव को, ऑप्शन ए में है जी इसका करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखेंगे शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो आप लोग याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। तो बताने कि किनके द्वारा? तो आप लोग याद रखेंगे एनी बेसेंट, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब? 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों बतानी है कि भारत में टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि टंगस्टन धातु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसमें किया जाता है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका जवाब कमेंट में आप लोग हमें जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।